कश्मीर में पहले शांति खरीदने की कोशिश हो। अब जो दिल्ली में सरकार है वो शांति खरीदने में विश्वास नहीं रखती। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की मोस्टली सर्विसेज को हमने ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दिया है। माने जो समय सीमा उसके भीतर अगर नहीं दी गई तो फाइनेंशियल पेनाल्टी भी लगेगी अफसर पर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लगेगा। सिया भाई हमारे वो मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाल पाते थे। मुझे थोड़ा समय लगा चीज़ों की एनालिसिस करने में, उसके बाद हमने फैसला किया और लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा भी लिया। सरकार से, प्रशासन से आपको असंतोष हो सकता है, लेकिन भारत के खिलाफ अगर आप कुछ कहेंगे तो फिर जो संविधान और कानून इजाजत देता है। फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। G20 कोई बदलाव आपको लाना है तो बिना समाज के वो बदलाव नहीं है। हमारा पड़ोसी देश है जो बंद का कैलेंडर जारी करता था, वो कैलेंडर नहीं जारी करता। अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक कैलेंडर जारी करता है। Once again welcome you all to GTRI टॉक शो। ये पॉडकास्ट आज का कुछ अल्ट्रा हटके है। आप इस पॉडकास्ट को देख करके ज़रूर कहिएगा हमारा इंडिया बढ़ रहा है, हमारा भारत आगे जा रहा है, हमारे इंडिया में कुछ भी हो सकता है। और इसी के लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव गेस्ट लेकर के आई हूँ। और वो गेस्ट आज एक ऐसे मोटिवेशनल इंसान हैं जो एक स्टेट के अंदर इतना बड़ा बदलाव लेकर के आ रहे हैं, जिनके अपने मुख से हम सुनेंगे। तो मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। दर्शकों, आपने इन्हें तो देख लिया, अब इनसे हम वार्तालाप करते हैं। कुछ ऐसी वार्तालाप, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में और पॉलिटिक्स के बारे में तो बहुत सारी जानकारियां आप दे चुके हैं और लोग सुन चुके हैं। हम कुछ और हट के पूछेंगे। पहले तो लेकिन मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपकी जर्नी, जितना मैंने देखा है, रिसर्च किया है, आपकी जर्नी एक बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान के रूप में IIT को करते हुए आपने रुड़की में एडमिशन लिया, जबकि उस वक्त रुड़की में अलग से एग्ज़ाम देनी पड़ती थी, तो आपने वो भी कर लिया तय। और उसके बाद आपने सोचा कि आप BHU चले जाएंगे। तो ये जर्नी रुड़की से BHU और BHU से पॉलिटिक्स, ये कैसे हुई? थोड़ा सा मुझे आपका बचपन से लेकर के आपके जो ये पॉलिटिकल सफ़र, इसके बारे में मैं बहुत उत्सुक हूँ। देखिए, उस समय IIT देश में 5 थी और एक BHU IT था जो JEE से जुड़ा था, तो एक कंबाइंड एंट्रेंस उसका होता था। रुड़की उस समय IIT नहीं थी, लेकिन बहुत ही सिविल इंजीनियरिंग का प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट देश का माना जाता, तो दोनों का एंट्रेंस मैंने दिया था। दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हो गया था। रुड़की मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, तो मुझे लगा कि बहुत दूर है। कभी बचपन में मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया था, तो IIT BHU में एक हॉस्टल है CV रमन, किसी से हम लोगों का कोई संबंध था, तो उस हॉस्टल में मैं गया था उनसे मिलने। तो मेरे दिमाग में एक बात बढ़ गई थी कि यहाँ कभी पढ़ना है। तो अल्टीमेटली डेस्टिनी ने मुझे IIT BHU पहुँचाया और वहाँ मैंने अध्ययन किया। जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, वहीं मेरा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुआ। मैं कह सकता हूँ कि विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय नेतृत्व के कुछ लोग बनारस से ही थे, और आज देश की राजनीति में अनेक लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं। और ख़ास तौर से शिक्षण संस्थाओं को जिस तरह से विद्यार्थी परिषद ने प्रभावित किया, वो निश्चित रूप से इस देश में एक नए प्रकार का परिवर्तन मैं मानता हूँ। तो मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और फिर क्रमशः विद्यार्थी नेता के रूप में, छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में, फिर लोकसभा सदस्य के रूप में, फिर ये यात्रा आगे बढ़ती गई। आपकी ये यात्रा में आपके घर के लोग, मतलब आपके पिताजी हों या मतलब मुझे ये जानने में मिला है कि जब आपने पॉलिटिक्स में जब एंटर किया, कुछ ऐसा फेज आया जिसमें आपके घर वाले आपसे बहुत नाराज हो गए थे, मतलब पिताजी आपके नाराज हो गए थे। मेरे पिताजी एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, एक सख्त प्रशासक और अच्छे प्रिंसिपल की छवि थी, और राजनीति के बहुत सख्त खिलाफ हुआ करते थे। पढ़ाई लिखाई में
हाई स्कूल इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में मेरी पूरे प्रदेश में पोजीशन थी, तो इसलिए उनकी अपेक्षा कुछ और थी। कम उम्र में ही मैंने वो चले गए। मैं जिस साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष बना 82 में, और 82 में ही उनकी डेथ हो गई। ये सच है कि वो नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी में यही था, मैं इसमें बढ़ा और मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ कि आज की तारीख में आप तो चहीते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के। नहीं, ऐसा और कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा डेवलपमेंट पर बात करना चाहती हूँ। आज आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, तो 370 के बाद, मतलब 370 आर्टिकल के बाद ये जो बदलाव जो आया है कश्मीर में, उस बदलाव में आपका योगदान बहुत रहा है। और अभी हमने तो ये भी सुना कि मुहर्रम में आप खुद शामिल हुए थे उसमें, तो क्या आपको कोई वहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं हुई कि मतलब लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है क्या वो कॉमनली हो रहा है, या पावर की वजह से लोग जो हैं आपसे मतलब थोड़े से डरे हुए हैं, या क्या है? दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं 7 अगस्त 2020 को उपराज्यपाल के नाते कार्यभार ग्रहण किया था श्रीनगर में। स्वाभाविक रूप से थोड़ा समय लगा जम्मू कश्मीर को समझने में। एक बात मैं सीधे तौर पर समझता हूँ अपने सामाजिक राजनीतिक अनुभव से कि कोई बदलाव आपको लाना है तो बिना समाज के वो बदलाव नहीं आ सकता है। दूसरा, आपकी नीयत ठीक हो और लोगों का भरोसा हो कि नहीं ये हमारे हित में काम हो रहा है, तो लोग आपकी बातों का समर्थन करते हैं। मैंने अभी बातचीत में जिक्र किया गुड गवर्नेंस का, तो शासन भेदभाव नहीं कर रहा है। ये विश्वास जब सामान्य आदमी को हो जाता है तो मुझे लगता है कि लोग आपके साथ खड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर में हुआ। और दूसरी बात कि एक फाइन लाइन हमने ड्रा कर रखी थी कि ये किसी की भी सीमा है। आप सरकार से, प्रशासन से आपको असंतोष हो सकता है, लेकिन भारत के खिलाफ अगर आप कुछ कहेंगे तो फिर जो संविधान और कानूनी इजाज़त देता है वो कार्रवाई होगी। दूसरा, मैं कह सकता हूँ कि जो देश में सरकार है उस सरकार का बड़ा योगदान है, खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि अब सबको एक बात समझ में आ गई है कि जम्मू कश्मीर में पहले शांति खरीदने की कोशिश होती थी। अब जो दिल्ली में सरकार है वो शांति खरीदने में विश्वास नहीं रखती। जो प्रशासन जम्मू कश्मीर का वो भी इसमें विश्वास नहीं करता। अब हम स्थायी शांति वहाँ स्थापित करने में लगे हैं और मुझे लगता है कि जनता के सहयोग से उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। ठीक ढंग से शासित राज्य वो नहीं रहा है। एक तो 370 के कारण ही काफ़ी लोगों को कठिनाई थी। एक बड़ा समूह था, जैसे वहाँ की महिलाएं, आधी आबादी को हक ही नहीं था। वहाँ की किसी बेटी ने अगर शादी दूसरे जगह कर लिया तो सारे अधिकारों से वंचित हो जाती थी। पीओजे के या वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए, दलित भाई हमारे थे। एक बड़ा समूह था, कश्मीरी माइग्रेंट, मैंने कश्मीरी पंडित, आदिवासी समुदाय के लोग थे, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी। अभी हाल ही में पहाड़ी कबीला के लोगों को भारत सरकार ने आरक्षण दिया है। अदर बैकवर्ड क्लासेस को सामाजिक न्याय का वहाँ इंतजाम नहीं था। तो इसके कारण मुझे लगता है कि 1,30-35 लाख लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। और जिस घटना का आपने जिक्र किया, लंबे समय से 30-32 सालों से एक बड़ा समूह, मैंने जो सिया भाई हमारे हैं वो मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाल पाते थे। मुझे थोड़ा समय लगा चीज़ों की एनालिसिस करने में। उसके बाद हमने फैसला किया और लोगों ने बड़ी संख्या में उसमें हिस्सा भी लिया और मुझे लगता है कि मैंने भी हिस्सा लिया। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, आज करीब 1.5 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट उस छोटी सी जगह जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। हाईवेज हों, टनल हों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बनकर तैयार हो गया। अभी उसके एक बड़े सेक्शन का उद्घाटन इसी 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये 2 बड़ी चीज़ें होती हैं और इनको हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से वास्तव में आवे इसकी कोशिश की है।
और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1110 से ज़्यादा ई सर्विसेज आज जम्मू कश्मीर में दी जा रही है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की मोस्टली सर्विसेज को हमने ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दिया है। माने जो समय सीमा उसके भीतर अगर नहीं दी गई तो फाइनेंशियल पेनाल्टी भी लगेगी अफसर पर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लगेगा। इसके कारण सामान्य आदमी को बड़ी राहत है और सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम्स हैं भारत सरकार की या हमारी, उसमें मोटे तौर पर सैचुरेशन कर दिया गया है। मुख्य रूप से वहाँ की इकॉनमी कैसे बढ़ेगी तो 4-5 सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया है। एक एग्रीकल्चर एंड एलाइड, सबसे ज़्यादा एप्पल 2/3 एप्पल हम प्रोड्यूस करते हैं, सैफरन हम प्रोड्यूस करते हैं, वालनट हम प्रोड्यूस करते हैं। इसमें गुंजाइश है कि इसमें और हम बढ़ा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर एक बड़ी आबादी 13 लाख फैमिली वहाँ की, मैंने मोटे तौर पर लगभग 70% आबादी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उनके जीवन को, उस पर फोकस करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ नहीं हुआ था, वहाँ एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से बनी है और 90,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास हैं, जिसमें ग्राउंड पर 14-15 हज़ार करोड़ के काम हो रहे हैं। कुछ ज़मीन की दिक्कतें थी, उसे लगभग समाधान कर लिया। 42-43 नए इंडस्ट्रियल स्टेट हम बना रहे हैं। आने वाले 1 वर्ष में इसे भी धरातल पर उतार दिया जाए, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। हुनरमंद लोग वहाँ बहुत हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, फिर से पश्मीना हो या कारपेट हो, वहाँ का कारपेट थोड़ा दूसरे किस्म का है। तो इन सब क्षेत्रों में फिर से एक्सपोर्ट हमारा बढ़ने लगा है। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, दिस इंडस्ट्री एंड टूरिज्म, एब्सोल्युटली, आई वाज गोइंग टू कम बैक टू दैट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आ रहा है। लास्ट ईयर करीब 1,87,00,000, इस साल जो दिसंबर में साल खत्म हुआ है 2,12,00,000। तो चाहे वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हो, अमरनाथ जी की यात्रा के लिए हो या बाकी हो, फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में 2.5 गुना वृद्धि हुई है G20 की बैठक के बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी फोकस है। तो मुझे लगता है एजुकेशन, जो मैं समझता हूँ कि किसी सोसाइटी को बदलने में सबसे की रोल हम अदा करता है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग अधिक से अधिक गवर्नेंस में हो और हमारे कर्मचारी भी खुश रहें और प्रो पीपुल एटीट्यूड रहे, ये मोटे तौर पर फोकस है। तो मैं अब टूरिज़्म पे आती हूँ और बेसिकली मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर भी हूँ। मैं काफ़ी घूमती हूँ, पूरे इंडिया में घूमी हूँ। जब भी कश्मीर में मैं जाती थी, आज से मैं 10 साल पहले भी गई हूँ, उसके बाद मैं ऑलमोस्ट लगातार ही जाते आ रही हूँ। और मैंने वो ट्रांजिशन फेज़ भी देखा जब वो मतलब रास्ते पर चलते थे तो मतलब ऐसे ऐसे स्लोगन होते थे जिसे देख करके हमें लगता था कि हम हमारे इंडिया में नहीं हैं। लेकिन आज हमने देखा कि वो सारे वाइप्ड आउट हो चुके हैं और इवन स्टोन पेल्टिंग जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल। एक बार अभी बीच में गई थी तो छोटा मोटा हुआ जो मतलब आज से 2 साल पहले, लेकिन वो स्टोन पेल्टिंग नहीं थी, पर थोड़ा भी अगर क्योस कहीं पे भी होता है, कोई क्रिएट करने की कोशिश करता है तो जल्दी से वो चीज़ मतलब रिजॉल्व हो जाती है। और दूसरा, मैंने ये भी देखा था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते थे, वो आज की तारीख में जो है वहाँ पे अब छुट्टियाँ नहीं होती है, लोग स्कूल में जा रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन फेज़ है उसकी मैं मतलब विटनेस रही हूँ। लेकिन वो जो लाल चौक है जहाँ पर मैंने एक बार ऐसा खौफ मतलब मेरे अंदर भी आया था जब मैंने विजिट किया था, और वहाँ के लोग जो हैं हमें और डरा रहे थे। तो आज की तारीख में मैंने भी वहाँ जाकर के जब झंडा लहराता है अब वहाँ पर, तो क्योंकि अब तिरंगा होता है ना लेज़र पे, तो वहाँ पे मैंने भी सैल्यूट किया था। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है, क्या ये लोगों के अंदर ये एक्सेप्टेंस है? 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। एक तो स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बात हो, जी बिल्कुल। और जो हमारा पड़ोसी देश है जो बंद का कैलेंडर जारी करता था वो कैलेंडर नहीं जारी करता। अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक कैलेंडर जारी करता है और उस हिसाब से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल चलते हैं। मैं एक छोटी घटना का जिक्र करूंगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे लगता है महीने भर पहले की बात है। मैं श्रीनगर गया हुआ था। इस समय में सामान्यतः मैं जम्मू रहता हूँ। 4-5 बच्चे आए थे मुझसे मिलने, एक उसमें बच्ची थी। तो मैंने उससे पूछा कि बताओ कोई ख़ास बात। तो उसने कहा कि मैं आपको केवल थैंक यू बोलने आई हूँ, क्या हो गया? तो उसने कहा कि मेरा भाई 6 साल में ग्रेजुएशन किया था, मैंने 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, ये इस राज के कारण हो सका है। तो एक बड़ा परिवर्तन आया है।
कुछ लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये पुलिस या फोर्सेस के जोर से हो रहा है। तो मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। वो तिरंगा यात्रा जब देश में मनाई जा रही थी, तो वो स्थान जिनकी चर्चा दूसरे कारण से होती थी, वो शोपियां हो, पुलवामा हो, वहाँ 8,000 10,000 नौजवान तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। अभी मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम हुआ, कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री जी ने जो पहला पुरस्कार दिया वो जम्मू कश्मीर को दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 42 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। उसमें भी मुझे लगता है कि अभी रैंकिंग आई नहीं है, वी विल बी नंबर 1। तो 1% आबादी है देश की, लेकिन इस तरह के जितने कार्यक्रम है उसमें जम्मू कश्मीर एक आ रहा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि लोगों के मन में ये बदलाव हुआ है और अनेक लोगों को पश्चाताप है। कुछ ताकतें हैं जो ये दुष्प्रचार भी करने की कोशिश करती हैं और मुझे लगता है कि वो जो अवशेष बचे हुए हैं, लेकिन अब वहाँ का सामान्य आदमी की आकांक्षा, खासतौर से युवा वर्ग की आकांक्षा, देश के युवाओं की आकांक्षा से मेल जोल खाने लगी है। वो भी चाहता है कि नहीं, जो देश में बदलाव हुआ है और नए भारत के निर्माण में उसका भी योगदान हो। लाल चौक की जो बात आप कर रही हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का श्रीनगर शहर एक जीता जागता नमूना है। खान मार्केट और कनॉट प्लेस से बेहतर भीड़ पोलो व्यू मार्केट पर आ जाती है और यूरोप में जो लोग पेडेस्ट्रियन मार्केट का आनंद लेते हैं वो आज श्रीनगर में ले रहे हैं। एब्सोल्युटली। मैंने डाउनटाउन का सफ़र किया है। डाउनटाउन एक बहुत ही सीरियस जगह है कश्मीर में, श्रीनगर में पर्टिकुलरली। और वहाँ पे मुझे इवन जो रेंट कार वाला ड्राइवर था वो भी आ जाने से मना कर रहा था। तो क्या आज की तारीख में वहाँ पे सॉफ्ट मूवमेंट फॉर टूरिस्ट हो सकता है? आप पुरानी बात कर रही हैं। ओके। डाउनटाउन में मैंने कई कार्यक्रम किए हैं पिछले साल, उसके पहले साल अनेक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाए हैं। मैं भी जिक्र कर रहा था यहाँ PMEGP का, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का। तो खादी विलेज से कई लोगों को वहाँ जोड़ करके काम करें, तो अब वो सब इतिहास की बातें हो गई। अब जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया है। आप आज बिहार आए हैं, थैंक यू सो मच कि आपने मतलब GTRI में अपना मतलब योगदान दिया, अपने विचार बताए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बिहार के लिए आप इन ब्रीफ कह सकते हैं कि उसमें क्या बदलाव लाया जा सकता है, बिकॉज यू हैव बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो बिहार में क्या चेंज आ सकता है? देखिए, एक तो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। बिहार का आदमी जब देश के दूसरे हिस्से में जाता है तो वो बड़ा से बड़ा काम कर लेता है। वो सिविल सर्विसेज हो, इंडस्ट्री हो, IT की फील्ड हो, स्टार्टअप हो, बिहार के लोग हर जगह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जो काम GTRI ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव, यस, ये बहुत ही सराहनीय काम है। बिहार को निश्चित रूप से एक तो गुड गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मैंने विस्तार से वहाँ बातें कही थी। जी बिल्कुल। एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, इंडस्ट्री, खासतौर से IT और IT सर्विसेज कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे उसे हम ले जाएं, ये ज़रूरत है। टूरिज़्म, ये 3-4 सेक्टर पर अगर बिहार ध्यान देगा तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जो क्षमता है उसका पूरी तरह से दोहन नहीं हुआ है। जातिवाद और भेदभाव से थोड़ा बिहार को आगे निकलना है। आपके साथ ये सेशन सच में बहुत ही अच्छा रहा, बहुत एक्सक्लूसिव रहा और हमारे दर्शक भी एंजॉय कर रहे होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि जम्मू एंड कश्मीर को आज बदलाव के रूप में ला रहे हैं और बिहार के लिए भी कुछ सोच रखी है उन्होंने, वो हम बता देंगे जो उन्होंने वहाँ पर कहा है। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि आज का ये सेशन हमारा इनके साथ रहा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।